स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीवाईक्यू में। और आज हम लोग करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम लोग करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला ही क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, अपने आप में कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस जो होता है वो रोग गर्भपात कर सकता है, कब कर सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए पहले समझा लेने दीजिए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये होता है कि आरएच फैक्टर के कारण अगर डिफरेंस होता है पति पत्नी में, खास करके गर्भपात की स्थिति तब आती है जब पति जो है आरएच प्लस हो और पत्नी जो है आरएच नेगेटिव हो। आरएच क्या होता है? तो आरएच एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में होता है और उस फैक्टर के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है। चूंकि आरएच जो फैक्टर है वो सबसे पहले रीसस मंकी में देखा गया। रीसस मंकी तो रीसस मंकी में सबसे पहले देखा गया, तो इसीलिए इसका नाम आरएच फैक्टर रख दिया। एक टाइप का प्रोटीन है। तो अगर ये प्रोटीन पॉजिटिव पति में हो, यानी कि पॉजिटिव प्रोटीन वाला पति हो और निगेटिव वाला पत्नी हो, तो ऐसे स्थिति में जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, उसके रक्त के जमने साथ ही गर्भपात की स्थिति होने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है ना? और ये कैसे होता है, कभी साइंस की क्लासेस पढ़ेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। अभी हम लोग ये बस जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आगे चलेंगे। जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या कैसे होता है, तो आरएच प्लस हो पति और आरएच माइनस हो पत्नी। रीसस मंकी से आया था, लैंड स्टीनर और वीनर ने खोजा हुआ था इसको। कहता है कि भारत में टोटल, यहाँ पर देखिएगा, भारत में टोटल 97% लोगों में आरएच प्लस होता है और 3% लोगों में आरएच माइनस पाया जाता है। यूरोप में 85 और 15 है ये वाला रेशियो। उसके साथ ही अगर देखा जाए, यदि पति आरएच पॉजिटिव हो और पत्नी आरएच नेगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह ना करने की अनुमति दी जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाई जाती है। पहले से इसमें टिक लगा हुआ है, एक बार रिकॉर्ड किया हूँ लेक्चर और फिर वो गड़बड़ हो गई थी। तो देखिए, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम होता है। आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हिम वर्णक यानी कि पिगमेंट एक पाया जाता है जो कि आयरन से मिलकर के बना होता है। इसी कलर का कलर रेड होता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि हीमोग्लोबिन में Fe+2 धातु पाई जाती है, यानी कि आयरन पाया जाता है Fe की कमी से। एनीमिया नामक रोग होता है। मैग्नीशियम की कमी से पेशी और तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि अगर किसी को मैग्नीशियम की कमी होती है, मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम सॉल्ट के रूप में ह्यूमन बॉडी में होता है, जैसे MgCl2 के रूप में रहेगा, तो इससे पेशी और तंत्रिका रोग हो सकता है। क्रोमियम इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन कौन निकालता है? तो इंसुलिन जो हमारी वो है अग्न्याशय, ठीक है, वही निकालती है इंसुलिन। अग्न्याशय को पैंक्रियास कहते हैं। तो उसकी बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बीटा सेल अग्न्याशय की या पैंक्रियास की इंसुलिन निकालती है। कॉपर पौधों में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक होता है। इसकी कमी से पौधों में डाइबैक शूट होता है, यानी कि डाइबैक ऑफ शूट, यानी कि स्तंभों का डाइबैक हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, कॉपर की कमी से स्तंभों का डाइबैक रोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर रुधिर वर्ग से लेकर के प्रश्न है कि AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किसका रुधिर दिया जा सकता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि सर्वदाता और सर्वग्राही पर बहुत बार प्रश्न आपने बचपन से देखा होगा और हमेशा कंफ्यूजन बनी रही होगी। तो सर्वदाता ओ, वो सर्वदाता है ऐसे, ठीक है ना? ओ सर्वदाता है, यानी कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर है। और सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्टर या रिसीवर कौन है? तो AB है। ठीक है, तो यानी कि ये सबसे ले सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर AB प्लस कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया है कि AB प्लस अगर रुधिर वर्ग है, तो ऐसे व्यक्ति को, मतलब ऐसा व्यक्ति अ, किसको खून दे सकता है? AB प्लस रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसको खून दे सकता है, ये प्रश्न ठीक कर लीजिएगा। किसको खून दे सकता है? ठीक है ना? इससे ब्लड दे सकता है, तो वो AB प्लस वाले को केवल ब्लड दे सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सर्वदाता सर्वग्राही में नॉर्मल जो होता है वो यही होता है कि O सबको डोनेट कर सकता है और A सबका रिसीव कर सकता है। लेकिन AB प्लस के केस में ये किसको ब्लड दे सकता है? तो केवल AB प्लस को ब्लड दे सकता है, बाकी सबसे खून ले सकता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि AB प्लस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर AB प्लस वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा। और AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहते हैं, सर्वग्राही, और O को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। चलिए,
विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? तो नाम आपने सुना होगा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है यहाँ पर रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी वही है कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होता है, तो याद कर लीजिएगा, इट इज ए कैटलिस्ट। ठीक है, टू फॉर्म एंटीबॉडी, इट इज अ कैटलिस्ट, इट्स अ कैटलिस्ट टू फॉर्म एंटीबॉडी। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी ये भी जान जाएंगे हम लोग कि बस अभी केवल ये दोनों लाइन याद कर लीजिए, इसमें कुछ भी समझना नहीं है। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन नहीं होता। अगला है कि पिता ए है रुधिर वर्ग से और माता बी रुधिर वर्ग से है, तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो देखिए, अगर माँ पिता ए है, माँ बी है, तो इनका क्या क्या हो सकता है? एक तो पूरा का पूरा ए हो जाए, ठीक है, एक तो पूरा का पूरा बी हो जाए, एक तो इनका मिलके ए बी हो जाए, और एक मिलने ना मिलने के अलावा ओ हो जाए। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन बैठ गया बीच में तो। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है यूनियन, और या तो इंटरसेक्शन में ओ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है चारों। ऑप्शन टिक करेंगे डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि ए ब्लड ग्रुप का पिता है और बी ब्लड ग्रुप की माता है, तो संतान कुछ भी हो सकता है। आर एच फैक्टर की खोजकर्ता की बात पूछा हुआ है, तो देखिए यहां पर मैंने बताया था कि रीसस मंकी से आया है, रीसस मंकी से आया, लेकिन खोजकर्ता बंदर थोड़े है। खोजकर्ता कौन थे? तो लैंड स्टीनर और वीनर जो है खोजकर्ता थे, तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि 1940 में रीसस नामक के मंकी में ये प्रोटीन या आरएच फैक्टर को खोजा गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि, अब देखिए ध्यान से समझिएगा ये कंसेप्ट कैसे समझना है। आप हाइट पर गए, ठीक है, हाइट पर जाने के बाद क्या होगा कि आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हुई, आप कहेंगे ठीक है, तो संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो आपका रेड ब्लड सेल्स है वो कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कैरी कर पाएगी, इसीलिए लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, यानी कि ऑक्सीजन वहां पर कम होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए आरबीसी बढ़ जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर पाए। समझ में आ रहा है बॉडी किस तरह से खुद को अडॉप्ट कर रही है? पहले समझिए कि जमीन पर जब थे आरबीसी आपके शरीर में 10 थी, सपोज कर लीजिए। जब आप एक हाइट पर चले गए, ठीक है, यहां पहुंच गए सबसे ऊपर, तो बोला जा रहा है कि आरबीसी बढ़ गई, 20 हो गई। क्यों 20 हो गई? क्योंकि अब 20 आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन जिसमें उपस्थित रहेगा, वो थोड़े 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 ऑक्सीजन को लेकर के कैरी करेंगे, और जो ऑक्सीजन की कमी है उसको बॉडी को लगने नहीं देंगे। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन में कमी नहीं होने देंगे बॉडी में। तो सेम वही चीज लिखा हुआ है, आरबीसी के बारे में लिखा है कि 120 दिन इनका जीवन काल होता है। मरती कहां पर है? स्प्लीन या प्लीहा, स्प्लीन या प्लीहा में जाकर के मर जाती है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है। स्तनधारी के आरबीसी में, जैसे कोई भी अगर मैमल होता है, ठीक है ना, कोई भी अगर मैमल होता है तो उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा, ये दो ऐसे जीव हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, आइए, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन करता है? चार ऑप्शन है, केचुआ, मेढक, हाइड्रा, मीन। तो मीन को फिश लिखा हुआ है, हाइड्रा लिखा हुआ है, तो चुपचाप आंख बंद करके हाइड्रा टिक कर देना है। ठीक है, ये मुकुलन या बिडिंग जो कह लीजिए, उसके द्वारा अपना विखंडन के द्वारा अपना जीवन काल आगे बढ़ाता है ये। ठीक है, प्रजनन नहीं करता है। केचुआ, मेढक और मीन,
तीनों में जो है ब्लड होता है। आपने कभी ना कभी तीनों को देखा होगा, चाहे मछली कटते देखा हो, चाहे केचुआ दबा हुआ देखा हो, या मेढक मरा हुआ देखा हो, तो थोड़ा बहुत ब्लड सब में निकलता हुआ देखा ही होगा। हाइड्रा में जो है ब्लड नहीं होता, लेकिन इसमें रिस्पिरेशन होता रहता है। तो बता रहा है कि केंचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, और हाइड्रा वाला तो सिंपल दे दिया है एक्सप्लेनेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। काफी बढ़िया प्रश्न है, टिक करेंगे इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक एसिड की जो सांद्रता है वो नहीं बढ़ती है। तो सोडियम आयन के कारण कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है। और देख लेंगे एक्सप्लेनेशन कि कैल्शियम युक्त अगर रक्त रहेगा तो थक्का बनने में सहायता करेगा। ठीक, वैसे तो थक्का बनने में विटामिन के जरूरी है, लेकिन ये याद रखिए कि कैल्शियम अगर रहेगा ब्लड में तो भी थक्का बनने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट आयन के रूप में, या बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। टिक करिएगा इस प्रश्न को भी, कहीं आ जाएगा तो समस्या नहीं होनी चाहिए। कि रुधिर में जो CO2 ले जाई जाती है वो कौन सा रूप बना करके ले जाई जाती है, तो ये बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ले जाई जाती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ले जाई जाती है। अगला है, इसी में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में, और CO2 और O2 का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। अगला है कि रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको पता है कि आप लगा दोगे इसमें K+, क्योंकि आपको लगेगा कि विटामिन है, लेकिन दोस्तों ये K+ पोटेशियम दिया हुआ है, ये K+ पोटेशियम दिया है मेरे दोस्त। ऑप्शन होगा कैल्शियम प्लस। मैंने बताया भी कि अगर ब्लड में क्लॉटिंग जरूरी होगी तो कौन सा आयन होना जरूरी है, तो उसके लिए कैल्शियम आयन की उपस्थिति जरूरी है। बाकी विटामिन के की जरूरत तो होती ही है, क्योंकि उसमें बनाने वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे प्रोथॉमिन इत्यादि चीजें होती हैं। ठीक है, आ जाइए एक्सप्लेनेशन। आप देख लिए कि लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC होता है। यह बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन है जो कि रोगों से लड़ने में क्षमता देती है, यानी कि लिम्फोसाइट का नाम भी याद रखिएगा। और रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग या थक्का जमने के लिए कैल्शियम प्लस आयन जरूरी होता है। अगला है कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है बोन्स में, दांतों में, बोन्स में, दोनों में, या सभी कोशिकाओं में, इन ऑल सेल्स। तो देखिए सभी कोशिकाओं में तो नहीं पाया जाता है, हाँ बोन्स में पाया जाता है और दांतों में भी पाया जाता है। तो क्यों ना ऑप्शन सी को टिक किया जाए, क्योंकि दोनों ही जगह पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कि इन बोन्स एंड टीथ एट बोथ प्लेसेस द फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मानव के लाल लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है, मतलब जो उनकी लिविंग लाइफ है वो कितनी होती है। तो मैंने आपको भी बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं की 120 दिन जो है होती है। इसमें एक कैमल और लामा, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, तो याद रखिएगा। सेम वही एक्सप्लेनेशन में होगा कि भाई 120 दिन इनकी जो है जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है। तो दो बार और बताया हूं, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव के रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है। तो आपको भी पता है कि कभी रक्त अगर जीभ कट के या हाथ कट के कुछ लोग मुंह में डाल देते हैं, या कभी कभार जीभ कट जाती है, मसूड़ा कुछ भी कहीं से भी ब्लड आया किसी भी कारण से, तो आपको ही पता है कि वो थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर, मतलब कि खट्टे टाइप का नहीं लगता, कुछ नमकीन सा लगता है, बस एक बेसिक पहचानने के लिए बता रहा हूँ। तो अल्कलाइन सा थोड़ा टेस्ट आता है उसका, ठीक ना, यानी कि कहीं ना कहीं अम्ल की जगह पर क्षार जैसा महसूस होता है। तो 7.4 से ऊपर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 7 उदासीन होता है, और उदासीन के बाद जैसे ही आप 14 तक बढ़ेंगे तुरंत ये जो है क्षारीय गुण या अल्कलिनिटी शो करता है। ठीक ना, अल्कलाइन। और 7 से नीचे जाओगे 1 तक तो ये थोड़ा एसिडिक शो करता है, यानी कि अम्लीयता। याद रखिएगा, लॉग का कंसेप्ट है हाइड्रोजन प्लस आयन। ठीक है, पीएच जिसको बोलते हैं। तो सेम वही चीज दिया हुआ कि मानव के रक्त का सामान्य पीएच 7.4 होता है, अम्लीय घोल 7 से कम, उदासीन घोल 7 और क्षारीय घोल 7 से अधिक, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्राव नहीं रुकता है तो उसका कारण निम्नलिखित में से किसका एक दोष हो सकता है।
कि क्या उसको आरबीसी का कोई दोष है, क्या उसमें ब्लड प्लाज्मा या रुधिर प्लाज्मा का कोई दोष है, क्या थ्रोम्बोसाइट्स का कोई बिम्बाणु का कोई दोष है, या लसिका कोशिका लिम्फोसाइट्स का दोष है। तो रक्तस्राव नहीं रुक रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है प्रोथ्रोम्बिन, देखिए होता क्या है, देखिए आपको समझा ऐसे तो कोई नहीं समझा होगा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये अगर आपने पढ़ा भी होगा कहीं तो ऐसी चीजें नहीं समझाई होंगी जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो, मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, आरबीसी इसके अंदर उपस्थित है। आरबीसी कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे। ये मैं गड्ढा करने की कोशिश किया हूं, ऐसे डिस्क की तरह रहता है, ठीक, डिस्क शेप का होता है। आपको यहाँ पर कट लग गया, ठीक है, तो अगर आपके अंदर विटामिन के है और आपके ब्लड में कैल्शियम प्रेजेंट है तो यहाँ पर जाली बननी शुरू होती है, क्योंकि तुरंत से भरपाई तो हो नहीं पाएगी, तो जाली बननी शुरू होती है, इस तरह से जाल बनेगा, ठीक है। और ये जो जाल है अगर बन जाएगा तो आरबीसी इसमें से पार नहीं कर पाएगी, समझ में आ रहा है। जब तक जाल नहीं बना रहेगा तब तक तो ये डिस्क थोड़ी बड़ी डिस्क होती है, तो ये निकलने की कोशिश करेगी, निकल भी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि जाल नहीं बना होगा तो 2-3 डिस्क निकल जाएगी, लेकिन फिर ये जाल बनना शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ना प्रोथ्रोम्बिन, ये बेसिकली एक यही नेट बनाने का काम करता है। तो इस जाली में से छन के ब्लड बाहर नहीं जा पाता है। आप देखोगे कि कुछ देर बाद जब ब्लड रुक भी जाता है तो भी वहां पर लसिका कोशिका यानी कि लिम्फोसाइट्स या फिर ब्लड में उपस्थित जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं कि जो वाटर वाला पोर्शन है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, ठीक है, वो चीजें छन करके बाहर चली जाती हैं। मतलब प्लाज्मा प्लाज्मा जो होगा ये तो थोड़ा बहुत छन करके बाहर जाएगा, लेकिन आरबीसी नहीं जाएगी, तो आप निश्चिंत हो जाते हो कि हाँ खून नहीं बह रहा है, ठीक है। और फिर समय के साथ धीरे धीरे जो है ये चीजें फुलफिल होने लगती हैं। तो बेसिकली एक छन्नी की तरह से काम करता है, और वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन से होता है, तो यहाँ पर थ्राम्बोसाइट दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा कि किसी किसका दोष है, तो कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसाइट्स का दोष है, विटामिन के की कमी है या कैल्शियम नहीं है ब्लड में, किसी भी रीजन से ब्लड बह करके बाहर नहीं जा रहा। एक बात और बता रहा हूँ कि सेम वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है कि ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%, इसका रंग हल्का पीला होता है। 90% जल, 10% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल इत्यादि पाए जाते हैं। अधिक समय तक अगर किसी व्यक्ति के रक्तस्राव नहीं रुकता है तो मतलब उसको थ्रोम्बोसाइट्स है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स है, उसको कहीं ना कहीं या तो विटामिन के कम होगा या फिर कैल्शियम आयन उपस्थित नहीं होगा ब्लड में। एक बात और कि ये जो पीडीएफ है ये हम लोग फ्री में देने का सोचे हैं, पहले हमने सोचा था कि इसे फ्री में नहीं देंगे, फ्री में मिल जाएगी आपको ये पीडीएफ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। द PYQ करके हमारे चैनल का नाम है, जो कि टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो आप जो है कमेंट करिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि सर पीडीएफ हमें दे दीजिए, तो हम लोग देख करके जो टेलीग्राम पे देते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करोगे वीडियो पे तो फिर हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहेगा ना कौन मांग रहा है कौन नहीं मांग रहा है, किसी जरूरत है नहीं जरूरत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रुधिर दाब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण यहाँ पर पूछा हुआ है। तो एड्रीनल, एड्रीनल एक ग्लैंड है, उसके द्वारा रुधिर का नियंत्रण या रुधिर दाब का नियंत्रण किया जाता है। एड्रिनल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रिनलिन, ठीक है, एड्रिनलिन नाम होता है उसका। तो एड्रिनलिन करता क्या है, इसको बोलते हैं ट्रिपल एफ, वैसे तो 4 एफ होता है लेकिन आप इसको 3 एफ समझो। 3 एफ क्या होता है, तो इसका नाम होता है फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, ठीक है ना। तो यानी कि लड़ो, उड़ो और डरो, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि लड़ो और उड़ो और लड़ो कौन सा हार्मोन है, तो आप बता देना एड्रेनलिन है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही ब्लड में ये आ जाता है आपको ये बिल्कुल बीस्ट मोड में कर देता है, ऐसे समझो। मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक दिन मैं शॉर्ट्स देख रहा था, शॉर्ट्स में मुझे ये समझ में आया कि एक व्यक्ति है जिसने लास्ट ईयर 500 kgs का वेट उठा दिया। वेट क्या होता है आपको पता होगा ना यार, ऐसे उठाते हैं मोटे मोटे लोग आकर के इसको, बहुत सारा वेट, ठीक है ना। तो इसको 500 किलो का उठा दिया। तो जब पूछा गया साइंटिस्ट से तो वो कहे कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी तगड़ा हो वो 500 किलो का वेट नहीं उठा सकता। हुआ कैसे, तो उससे जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि मेरे बच्चे जो है वो एक कार के नीचे दब रहे हैं और मैं वहां पर अकेला हूं, ठीक है, और मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। तो ये जब मेंटली उसने ये सोच लिया तो उसने 500 किलो का वेट यही सोच करके उठा लिया, समझ में आया। तो उस समय हुआ क्या होगा, अब साइंटिफिकली समझिए कि ब्लड में एड्रेनलिन बहुत ज्यादा निकला और ब्लड में मिल गया, तो आप उस समय बीस्ट मोड में आ गए और एक्स्ट्रा ही बीस्ट मोड में आ गए, उसको मेंटली जाने ही नहीं दिया, ठीक है, बार बार सोचता रहा कि मेरे बच्चे दब रहे हैं मेरे बच्चे। तो
एड्रिनल से निकलने वाला एड्रेनलिन ही हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करता है, और जब ये निकलता है तो हमारे ब्रेन को, आंखों को, कान को शार्प कर देता है। मतलब कि अगर जैसे लड़ाइयाँ देखते होंगे ना आप लोग मूवीज वूवीज में, तो वैसा समझ लो कि हीरो के अंदर एड्रेनलिन निकल रहा है, जिससे कि वो एक एक कदम को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत हो रखा है। ठीक, तो ब्लड प्रेशर भी यही नियंत्रित करता है। चलिए, तो समझ में आ गया ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रेनलिन के द्वारा किया जाता है। एड्रेनलिन मेडुला और एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। लिखा है एड्रिनल मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इसको उड़ो या लड़ो भी कहते हैं। फिर अगला एक एक्सप्लेनेशन लिखता है कहीं और का कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड में, अच्छा ठीक है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के तत्काल ऊर्जा भी प्रदान करता है, और एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला है कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है। तो एकदम सिंपल सी बात है कि रक्त के प्लाज्मा में 70 से 80% जल होता है, तो बस वही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यही सेम चीज लिखी हुई है। चलो, अगला प्रश्न है कि रुधिर में एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है, किस टाइप का होता है ये? सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम ऑक्जेलेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, या थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है? तो मैक्सिमम लोग, आप लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन लगा दोगे, इसीलिए इसको तुरंत स्टार मार्क करो। ठीक है, और ऑप्शन लगाओ बी, सोडियम ऑक्जेलेट, कि रुधिर में अगर एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाएगा तो वो होगा सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ढंग से देखेंगे कि रुधिर एंटी स्कंदन यानी कि एंटीकोगुलेंट पदार्थ के रूप में सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, इसकी कमी से क्रेटिनिज्म होता है। इस रोग में मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, जिससे 30 साल तक का व्यक्ति भी बिल्कुल 5 साल के व्यक्ति के जैसे या बच्चे के जैसे हरकत करता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एंटीजन क्या होता है। तो चाहे एंटीजन हो, एंटी प्रोटीन हो, हार्मोन हो, ये सब एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि एंटीजन क्या है। कि एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। जब कोई बाहरी जीव ऑर्गेनिज्म किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करता है। इस प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे, एल्बिनो होंगे, तो उनकी संतानें अगर दोनों ही रंजकहीन है यानी कि कलर ब्लाइंड है, ऐसे समझिए। क्या है? कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड जो है एक्स लिंक्ड डिजीज होती है, यानी कि क्रोमोसोमल परेशानी है, किसी क्रोमोसोम में दिक्कत के कारण ऐसे हो जाता है। तो माता पिता अगर दोनों ही किस टाइप के हैं, ठीक ना, उनको दोनों को ही कलर का परेशानी है, तो बच्चे पूरे के पूरे ही जो है परेशान ही रहेंगे, यानी कि सब संतानें रंजकहीन ही होंगी, कलर ब्लाइंड ही होंगी, कोई ठीक नहीं हो सकता। डायरेक्टली याद कर लीजिए। तो ये एक्स सेक्स लिंक डिजीज है या एक्स लिंक डिजीज है, दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग होता है ये। कहता है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। तो ये प्रश्न हमने पहले ही पढ़ लिया है, कर लिया, और आप भी कर लोगे कि विटामिन के जो है वो रक्त को जमने में मदद करता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारे सामने कि विटामिन के रक्त को जमने में मदद करता है। विटामिन ए मांस, दूध, अंडा, पंपकिन, मछली, फल, हरी सब्जी इत्यादि में पाया जाता है। गाजर, पपीता, ये ज्यादा पीले फलों में। विटामिन सी जो है नींबू, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च, याद रखिएगा विटामिन सी हरी मिर्च में पाया जाता है। हरी मिर्च में वैसे कैप्सीसाइनिन भी होता है, कैप्सीसाइनिन, स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। कैप्सीसाइनिन भी होता है जिसमें विटामिन सी सी भी होता है। बाकी सिट्रस फ्रूट में तो होता ही होता है। के किसमें पाया जाता है? तो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और लीवर में ये सिंथेसाइज होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो स्प्लीन, जो प्लीहा होता है, स्प्लीन लिख दिया है, हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। ठीक है, ये जो प्लीहा होता है ये ब्लड बैंक कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लड बैंक इसको कहते हैं, स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं, मतलब ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहेंगे किसको? स्प्लीन को। ठीक है, शरीर में एंटीजन के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेसमेकर का संबंध सबको लगभग पता होगा कि किससे संबंधित है पेसमेकर। तो पेसमेकर संबंधित है आपके किडनी से। क्यों? सही है ना? अरे यार, किडनी से संबंधित नहीं है मेरे भाई, ये संबंधित है हृदय से। ठीक है, पेसमेकर क्या करता है कि जो एक इलेक्ट्रिक शॉक है, पेसमेकर इज प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक शॉक टू आवर हार्ट। हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है, जिससे नियमित समय पर जो डायस्टोल सिस्टोल की प्रोसेस है वो होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे कि पेसमेकर का संबंध हृदय से, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। डायलिसिस जो है, किडनी को आर्टिफिशियली क्लीन करने की एक तरीका है, यानी कि किडनी जब वर्क करना बंद कर देती है तो ब्लड क्लीन करने के लिए डायलिसिस की जाती है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, तो बार बार एक ही बात नहीं पढ़ेंगे, प्रोटीन है तो इसको हम लोग बार बार नहीं पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो देखिए, डिहाइड्रेशन होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा आप मान लीजिए मैच वैच खेल लिए या रनिंग कर लिए, तो क्या होता है कि प्यास लगने लगती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि केवल पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होना है, यहाँ पर लिखा भी है, लेकिन एक्चुअली डिहाइड्रेशन इसकी कमी से नहीं होता है, होता है लवण की कमी से। किसकी कमी से? सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। और सीवियर डिहाइड्रेशन अगर हो जाए, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए जिसका रिकवरी ना हो पाए, तो ऐसी केस में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो लवण की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि लवण कमी से होता है, खासकर सोडियम की कमी से होता है। ओआरएस के घोल का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पर एक आपको प्रिकॉशन भी दे रहा हूँ। देखिए, आजकल ओआरएस नाम का एक ऐसा जो है पाउच बिक रहा है, जिस पर लिखा रहता है ओआरएस। ठीक है, पीने वाला, मतलब यहाँ पर वो डंडी डालिए स्ट्रॉ और पीने लगिए। ठीक है, लेकिन इसमें पीछे लिखा रहता है कि अगर आपको डिसेंट्री है, मतलब पेचिस की स्थिति है, या शरीर से पानी बहुत अधिक निकल गया है, तो ये मत पीजिए। जबकि ओआरएस का जो यूज होता है वो उसी स्थिति में होता है जब आपको बहुत ज्यादा डिसेंट्री है, यानी कि पेचिस हो रही है, शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकल गया है, तो ओआरएस पीना चाहिए। तो इस टाइप का ओआरएस मत दीजिएगा, वही वाला ओआरएस दीजिएगा जो ग्रीन कलर का आता है ओरिजिनल। ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलेगा उसी टाइप। अगला है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हो जाएंगी। तो ये भी जो है आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में बड़ी हो जाएंगी श्वेत रक्त कणिकाएं, याद रखिएगा। तो जो डब्ल्यू होगी वो क्या होगी, आकार में बड़ी हो जाती है जब अधिक ऊंचाई पर जाती है। ठीक है, डब्ल्यू बढ़ जाती है, और डब्ल्यू शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। तो आरबीसी होता है। देखिए, ब्लड का एक बार बता दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये ब्लड है, फ्लो कर रहा है, तो आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट होगा। ठीक, TELAT। ठीक है, प्लेटलेट्स होंगे। ठीक, प्लेसेंटा नहीं होगा। प्लेसेंटा मतलब होता है गर्भधानी या बच्चेदानी या जो भी कह लीजिए। प्लेसेंटा जो है ब्लड में नहीं पाया जाता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%, जिसका रंग हल्का पीला होता है। 90% पानी होता है, 10% कार्बोहाइड्रेट, विटामिन इत्यादि चीजें। नाड़ी स्पंदन का मात्रक कौन सा होता है? नाड़ी स्पंदन का मतलब पहले हिंदी में समझ लीजिए, पल्स। पल्स, जो पल्स, मान लीजिए आपका हाथ है, तो वैद्य के पास ले जाओगे तो यहाँ पर नाड़ी चेक करता है। ठीक है, तो नाड़ी किससे निकालोगे, मापक कौन सा है, किससे निकालोगे? स्थानांतरण से निकालोगे कि बल से निकालोगे, वेग से निकालोगे? वो क्या करता है, गति देखता है कि नाड़ी कितनी तेज चल रही है, गति देखता है। स्पंदन का मात्रक क्या हो जाएगा, आपका गति हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि नाड़ी द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? सांस की गति ज्ञात करता है, रक्तचाप ज्ञात करता है, हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। तो हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन ज्ञात करता है, जो भी पल्सेस होती हैं, पल्स उससे। ठीक है, नाड़ी गति से। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि नाड़ी की गति के द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन को। और सामान्यतया रक्तदाब, यानी कि जो भी अपना ब्लड प्रेशर होता है, इसको बीपी बोलते हैं, इसका मान क्या होता है, 1/120/80 mm/Hg। mm/Hg क्या होता है? बेसिकली mm/Hg दिखाता है रो जी एच को, जहां पर एच का मान 120 mm या 80 mm हो जाएगा। ठीक है, रो का मान वाटर के लिए 1000 और जी
जो होता है वो 9.81 होता है। ब्लड के लिए रो का मान एक निश्चित होता होगा, तो उस हिसाब से हम लोग टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, किस का प्रयोग करते हैं? तो स्फाइग्मो मैनोमीटर करते हैं। क्या करते हैं? स्फाइग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फाइग्मो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं और उसमें एचजी का प्रयोग होता है। ठीक है। मुख्य रूप से शरीर की कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? मतलब, ठीक, ये यहाँ पर हार्ट है, तो कह रहा है शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक कौन लेकर के आएगा रक्त? ठीक है, क्या शिराएं लेकर के आएंगी, क्या धमनियां लेकर के आएंगी, क्या कोशिकाएं लेकर के आएंगी? तो जब हृदय तक रक्त लेकर के आना है, यानी कि ये इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड होगा, या सामान्य भाषा में कहें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये काम करती हैं शिराएं या वेन। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर शरीर, शिराएं या वेन हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनियां या आर्टरी हृदय से शुद्ध रक्त शरीर तक लेकर के जाती हैं। अगला है कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की सामान्य दर क्या होगी? 72 होता है, तो 62-80 वाला आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 72 बार जो है वयस्क मनुष्य का हृदय धड़कता है। ये जनरल है एक, लेकिन इसमें अगर रेंज दिया हुआ है तो उसके बीच वाली रेंज को टिक कर देंगे। कहता है कि वैश्विक दाता कौन कहलाता है? ए कहलाता है, ए बी कहलाता है, बी कहलाता है, ओ कहलाता है। तो आपको मैंने बताया कि यूनिवर्सल डोनर की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाता है आपका ओ। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ। उस हिसाब से चार रक्त समुदाय हैं, ए बी बी और ओ में से वैश्विक दाता ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? मतलब कौन सबका ग्रहण कर सकता है? तो अमूमन ए बी ग्रहण कर सकता है, लेकिन अगर ए बी प्लस वाले को देना हो तो केवल ए बी प्लस वाले का लेगा। ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो ए बी में अब एंटीबॉडी नहीं है, ऐसे याद कर लो। अब एंटीबॉडी अब एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि अब एंटीबॉडी नहीं होती है। अब में क्या नहीं होता है? अब नहीं होता। अब में क्या नहीं होता है? अब नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब एंटीबॉडी नहीं होती है। कहता है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। किसको खून दे सकता है? तो केवल ए बी वाले को ही खून दे सकता है। चलो, अगला है कि यहाँ पर ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसी को भी दे दोगे, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर का रक्त है, किसी को भी दे दोगे। ठीक है, हालांकि ओ निगेटिव वाला केवल निगेटिव वाले से लेता है। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छान करके अलग करने का काम है गुर्दे का, जिसको किडनी बोलते हैं। ठीक है, और किडनी में क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। और किडनी के डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और किडनी के टेस्ट को क्या बोलते हैं? KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है। अच्छा, किडनी अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो क्या होगा? क्रिटेनिन बढ़ जाएगा और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड। ठीक है, चलो। ठीक है, तो एक छन्नी की तरह से काम करता है, गुर्दा या वृक्क अशुद्धियों को छान करके अलग कर देता है। अगला है प्रतिजन। एक पदार्थ है जो एंटीजन की बात करता है। तो एंटीजन जो होता है वो विष को विषहर के रूप में उपयोग किया था, गलत है। हानिकारक जीवाणु को मार डालता है, ये भी गलत है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये भी नहीं आता है। प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, तो हाँ ठीक है। एंटीजन क्या करेगा? प्रतिरक्षा के लिए लोगों को एक्टिवेट करेगा, एक तरह से प्रेरणा का काम, कैटलिस्ट का काम करता है, तो नाम है उसका प्रतिजन या एंटीजन। ठीक है, सेम वही चीज एक्सप्लेनेशन में एक बार आप देख सकते हैं, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की शर्त है? मतलब देर से ब्लड क्लॉट होगा, ये किस स्थिति में होगा? रक्तस्राव की स्थिति में, रक्तमेह की स्थिति में, हीमोफीलिया की स्थिति में, या रक्तता की स्थिति में? तो हीमोफीलिया एक बीमारी है। फिलिक मतलब क्या होता है? फिलिक मतलब होता है भय किसी चीज का। तो यहाँ पर हीमो से
हीमोफिलिक है, यानी कि रक्त का भय है, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया जो है वो हो जाएगा कि बहुत लेट से ब्लड क्लॉटिंग करेगा अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी है या वो हीमोफिलिक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सेम वही है कि एक अनुवांशिक रोग है, यानी कि इसको भी लिख सकते हो एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक डिजीज है, ठीक है ना, अनुवांशिक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो हीमोफीलिया सबसे पहले किसको मिला था, तो ये रॉयल डिजीज के नाम से जानी जाती है, रॉयल डिजीज, क्योंकि विक्टोरिया महारानी जो थी ब्रिटेन की, उनको सबसे पहले ये चीज देखी गई थी। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीजन का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। सेम वही एक्सप्लेनेशन में अगला चलते हैं, स्फाइग्मो मैनोमीटर के चिकित्सीय उपकरण के लिए रक्तचाप, अभी मैंने बताया कि इसमें एचजी होता है। पहले बॉल आती थी, अभी ऑटोमेटिक आता है, पहले बॉल आती थी, यहाँ पर एक नॉब लगा रहता है, इसको प्रेस करते थे, प्रेस करने से जो है धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता था, एचजी यूज की जाती थी। ऐसे एक ऐसे मीटर होता था स्केल, इसमें एचजी धीरे धीरे बढ़ती जाती थी, ठीक है। जहां दो जगह कूदना शुरू करती थी उसको मेजर कर लिया जाता था। तो स्फाइग्मो मैनोमीटर जो है वो चिकित्सीय उपकरण है ब्लड प्रेशर नापने का। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में पाया जाता है क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं आप लोग प्लेटलेट्स, ठीक है। ये प्लेटलेट जो होता है स्कंदन में सहायता करता है, यानी कि कोगुलेशन में सहायता करता है। क्या होता है, कोगुलेशन, कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, प्लेटलेट्स बोला जाता है। अच्छा, डेंगू मच्छर काटता है तो क्या कम होता है, प्रतिरक्षा में भी सहायता करता है, प्रतिरक्षा, टूट फूट, यानी कि बॉडी में कहीं भी टूट फूट होती है, इंटरनल ब्लीडिंग इत्यादि, तो प्लेटलेट्स उसको ठीक कर देता है। तो कहने का मतलब जब डेंगू काटता है, डेंगी मच्छर का मतलब कि एडिस इजिप्टी जब काट लेता है तो डेंगू हो जाता है। तो डेंगू के केस में प्लेटलेट्स जो है वो घट जाती है, 1 लाख तक होनी चाहिए, उससे नीचे आ जाती है प्लेटलेट का, यही काम। एक चीज और लिख रहा है कि इसके निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा या स्प्लीन में मरता है ये। कहता है कि निम्न में प्रतिरक्षी बनते हैं, तो आपको भी पता है कि लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में जो आपके प्रतिरक्षी हैं, एंटीबॉडी, वो बनते हैं। बोन मैरो क्या होता है, तो हड्डी के बीच का वो मज्जा जो होती है, हड्डी के बीच में जो, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे वो जानते होंगे, ऐसे पता नहीं क्या ऐसे करके खींचा जाता है उसको, ठीक है। कभी कभार इंटरनेट पे दिखाता है कि क्रिकेटर्स को बहुत पसंद होता है, फॉरेन में जाते हैं तो वो उसको कुछ बोलते हैं, ठीक है, नल्ली नल्ली या कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोन मैरो होता है, ठीक है। तो उसी में जो है एंटीबॉडी बनती है। तो आप समझ में आता होगा कि यह प्रोटीन का बना होता है। अगला है कि हीमोग्लोबिन किस में उपस्थित होता है, मतलब हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो आयरन उपस्थित होता है, करेक्ट मार देंगे। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, याद रखिएगा, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है, तो लाल रुधिर कणिका जो है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में बनती है, ठीक है, बोन मैरो में आरबीसी बनती है। और मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है। बार बार एक ही प्रश्न आता है। लाल रक्त का आकार क्या होता है, तो मैंने बताया कि ये डिस्क शेप की होती है, तो उभयावतल यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, तो प्लाज्मा है, आरबीसी है, प्लेटलेट है, डीएनए डायरेक्टली मानव रक्त का घटक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो उसमें हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त जो है वो जमता नहीं है, यानी कि ठंड भी पड़ेगी तो भी ये जमेगा नहीं। तो हिपैरिन प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर या यकृत में हिपैरिन का निर्माण होता है। फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में होता है, जो रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो होता है, फाइब्रिनोजन, ठीक है, ये रक्त को जमने में प्रयोग में आता है। विटामिन के में जो है फाइब्रिन फाइब्रिनोजन दोनों होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में औसत कितनी मात्रा होती है रक्त की, तो 6 लीटर तक होती है, तो आप 5 to 6 वाले को करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हो, 5.66 के आसपास होती है। तो 5 से 6 लीटर के बीच में आप लगाओगे। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% केवल होती है,
जितनी मात्रा में मतलब जितना भारी शरीर है उसका 7% केवल ब्लड होगा। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो जितने रुधिराणु होते हैं उसमें मैक्सिमम लाल रक्त कणिकाएं होती है, इसी कारण वो लाल दिखाई देता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 90%। ठीक है। तो जो भी ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, उसमें आरबीसी का परसेंटेज जो है वो अप टू 90% तक है। ठीक है। तो आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग टिक करेंगे। फेरिक क्लोराइड अगर आप लगा लोगे तो रक्त का बहना रुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये बस प्रश्न सॉल्व करिए इससे, जो लगाने का काम है डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। फेरिक क्लोराइड लगाने से रक्त का बहना जो है वो रुक जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहा जाता है। हार्ट का काम क्या होता है? तो आपको पता है कि विभिन्न अंगों में पंप करना हार्ट का काम होता है। 4 प्रकोष्ठ होते हैं। एक दायां आलिंद होता है, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। और कैसे कैसे रक्त जाता है? तो दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है, मतलब दायां आलिंद से दाएं निलय में जाता है, और वहां से बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है। ठीक है। इस प्रकार जो है काम करता है कि दाएं आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सा इसमें से काम करेगा? तो थ्रोम्बोसाइड जो है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइड जो है काम करेगा। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त को जमने में कौन सा तत्व सहायता करेगा? तो थ्रोम्बोसाइड जो है सहायता करेगा। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार छोटे बच्चों को जब चोट लगती है तो एक मलहम भी आता है, ऑइंटमेंट, नाम है थ्रोम्बोफोब। थ्रोम्बोफोब। अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन ही है जो कि वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी कि ऑक्सीजन को भी लेकर के चलता है और जरूरत पड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर के चलता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और सबसे तेज किससे रिएक्ट करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे तेज रिएक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सारा लिखा हुआ है। ग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है कि जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप खुद से भी एक बार रिवाइज करते समय देख लीजिएगा। हृदय के ऊपरी चेंबर को क्या कहते हैं? तो ऊपरी चेंबर को आलिंद कहते हैं। अभी हमने बताया कि यहाँ पर बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय, फिर बायां आलिंद, बायां निलय में ब्लड जाता है। ठीक है। तो ऊपरी चेंबर को आलिंद कहते हैं और निचला चेंबर जो है वो अर्किल या, तो अर्किल और वेंट्रिकल है। तो अर्किल मतलब होता है आलिंद और निलय मतलब होता है वेंट्रिकल। 4 चेंबर में होता है, राइट अर्किल, लेफ्ट अर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक। रक्त का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और वृद्धि कारकों को भी ले जाता है। वृद्धि कारक मतलब जो भी अन्य चीजें हैं जो भी आपकी ग्रोथ करा सकती है, ठीक है, चाहे वो हार्मोन हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, एंजाइम्स हो, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाने का काम बेसिकली कौन करता है? तो वो रक्त ही करता है, जो भी ग्रोथ ऑर्गन है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन सेम वही चीजें दी हुई है। जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, क्या उसमें उड़ेलता है? ठीक है। तो उसमें याद रखिए हिरुडिन नामक एक चीज होती है, इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। तो हिरुडिन नामक एक पदार्थ होता है। तो जब जोंक कहीं चिपकता है तो उस, जो भी उसका क्या बोलेंगे, होस्ट होता है, होस्ट, उसके अंदर हिरुडिन डालने लगता है, जिससे उसको आभास नहीं होता है कि हमारे खून को चूसा जा रहा है, यानी कि दर्द रहित खून चूस लेता है। कुछ समय बाद जब आंख वाँख पड़ती है या थोड़ा सा अंदाजा लगता है, तब ऐसा महसूस होता है कि भाई कुछ गड़बड़ी हमारे साथ हो रही है। ठीक है। तो हिरुडिन को उड़ेल करके ऐसा करने में सक्षम होता है। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो या तो ये ए बी को कर सकता है या तो बी को कर सकता है। ठीक है, ये बात सिंपल है। ए बी वाले को चूंकि कोई भी कर सकता है, ठीक है, अगर वो प्लस नहीं है तो, और बाकी बी है तो बी वाले को तो कर ही देगा, तो ए बी और बी वाले को ये दान कर सकता है। किसी शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, किस शारीरिक प्रक्रम से? तो रक्त के जमने से जो है थ्रोम्बिन का संबंध है। अभी मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पर एकदम इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, आपको मिल जाएगा। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, क्या करती है?
अ, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन उसी दर पर करती है जिस दर पर हृदय गति करता है। तो स्पंदन जो है हृदय गति के ही बिल्कुल सिंक्रोनाइज होती है, सिंक्रोनस होती है, सिंक होती है। ठीक। तो याद रखिएगा कि 72 बाद नवजात शिशु में हृदय धड़कता है। नवजात शिशु में 60वें सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 110 बार होता है। ठीक है। हृदय की धड़कन नापोगे तो स्टेथोस्कोप बोला जाएगा, और अगर प्रेशर नापोगे तो स्पाइगोमैनोमीटर बोला जाएगा। चलिए, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो अगर रक्त की कमी हो रही है कहीं पर, ठीक है, आपूर्ति कम हो जा रही है ब्लड की, तो उस कारण से हृदय जो है हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक, ऐसा समझ लीजिए। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा होता है। जब हृदय को कोरोनरी धमनी और की शाखाएं सिकुड़ जाती हैं तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसे एंजाइना कहते हैं। ये एंजाइना, ठीक है। ठीक। ई होगा तो ये एक बार देख लीजिएगा, एंजाइना कहते हैं। एंजाइना मतलब हृदय में जो दर्द होता है ना, उसको एंजाइना बोलते हैं। ठीक है। और इसी को बृहद रूप में हार्ट अटैक या दिल का दौरा कहते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की प्रति 100 ml में मात्रा क्या होती है? तो याद रखिएगा 14.5 ग्राम जो है, 14.5 ग्राम पर 100 ml, ये एक स्वस्थ मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसमें आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती हैं। तो कहता है कि सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के अनुपस्थिति के कारण आरबीसी में वायु श्वसन नहीं होता है। ठीक है। आरबीसी में कोई वायु श्वसन नहीं होता है। किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं एस ए नॉड। इसको जो है प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, याद रखिएगा। एस ए नॉड को प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ी चीजें लिखी हुई हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो कई बार आपको बता दिया, फिर भी लिख लीजिए। ट्रिप्टेज करके होता है, ट्रिप्टेज। बेसिकली तो थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन होता ही है, ठीक है, लेकिन ये ट्रिप्टेज करके होता है जो कि रक्त का थक्का बनने में आसानी करता है। ट्रिप्टेज एंजाइम रक्त का थक्का बनने में आसानी करता है। पेप्सिन एंजाइम से स्रावित होता है जो प्रोटीन के पाचन में भी सहायक है। रेनिन भी आमाशय से ही निकलता है जो दूध के पाचन में, एमाइलेज अग्नाशय से होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। हृदय की आच्छादी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कई बार आपको बता चुका हूँ, हिंदी में बताया था, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो एक पेरिकार्डियम बोलते हैं, हृदय आवरण बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है। तो हृदय की आच्छादी झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो झींगा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉन या झींगा में पाया जाता है। ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में बहते समय थक्का नहीं जम पाता? तो कई बार हमने बताया है कि उसको यकृजित हिंदी में बोलते हैं, बेकार है, हिपैरिन याद रखो। अब एकदम से यकृजित दे देगा तो फिर दिक्कत होने लगेगी। हिपैरिन आप कहीं खोज लीजिएगा। तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण रक्त बहते समय उसमें थक्का नहीं जमता है। हीरोडिन क्या होता है? हीरोडिन के बारे में बताया कि जोंक जो है जब खून चूसता है तो हीरोडिन निकालता है, इसके कारण बिना दर्द के वो चूस सकता है। ठीक है। रक्त को दूसरे प्राणी में से। हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक ऐच्छिक नहीं है। अपने मन से हृदय नहीं धड़का सकते, समझ रहे हो? दिल धड़कने दो तो धड़कने दो, लेकिन अपने मन से नहीं धड़का सकते। सेम वही चीज एक्सप्लेनेशन में आई। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो कि लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है। निम्नलिखित में लार्वा के अलावा, जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा, ठीक है, तो ईल मछली, ठीक है, ईल मछली में नहीं पाया जाता, बाकी हर जगह पाया जाता है। तो ईल मछली के लार्वा के अलावा सभी प्राणी के रज्जुकी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ईल मछली के लार्वा में नहीं पाया जाता है। ठीक है। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, याद रखिएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या, अब ये सब भी बताना पड़ेगा क्या? मछली में 2 होता है, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है। मछली में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, मानव में 4 होती है।
बाकी सब में 3 होती है। किसमें किसमें? मेढक में, गिरगिट में, सांप में, छिपकली में। इन लोगों में 3 होती है। सबसे बड़ा श्वेत ऋतुराणु कौन सा होता है? तो इसको बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स में यानी कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट मतलब एक के ठो बड़ा साइट। ठीक है। सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट, सबसे छोटा लिम्फोसाइट, और सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स। सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ जाती हैं? तो ये भैया प्लीहा में जाती हैं, ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कई बार बताया भी हूँ। इनको क्या कहा जाता है? नष्ट हो जाती हैं यहाँ जा करके। ठीक है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी 1 से 4 दिन तक जिंदा रहती है, और रक्त बिम्बाणु जो है 3 से 4 दिन का जीवन काल उनका होता है। ठीक है। चलिए, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? तो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर रक्त की मात्रा कम हो जाएगी तो आदमी पागल की तरह से कुछ ना कुछ खाना चाहेगा, जो मिलेगा वही उसको खा लेगा। नहीं तो उसको क्या होता है, मतलब बेहोशी वोशी टाइप का हो जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया से डेथ बहुत तेज होती है। ठीक ना। हाइपोग्लाइसीमिया डेथ रेट जो है बढ़ जाता है। तो शुगर, अगर किसी का शुगर बढ़ गया तो क्या डेथ होने की पॉसिबिलिटी है? कम है। कम है, कम। क्यों? क्योंकि लकवा उकवा मार सकता है। ठीक है। डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया तो क्या डेथ हो सकती है? हाँ, पूरी पॉसिबिलिटी है कि डेथ हो जाएगी, अगर समय पे कुछ खाने को नहीं मिला। और अगर वो तुरंत कुछ खा लिया, कुछ भी खाने का मन करता है, मतलब जो मिल जाए वही खा लो, कच्चा पक्का थोड़ा बहुत जो मिल जाए, क्योंकि जैसे ही बॉडी में जाता है तुरंत वो ग्लूकोज फॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो जो कमी हुई है वो आधे 1 घंटे में ठीक हो जाती है। कहता हुआ परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, और अगर अधिक हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, कि अगर इंसुलिन कम निकाल रहा है तो मधुमेह हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, आंत ज्वर बोलते हैं। आंत प्रभावित होती है, ये बात याद रखिएगा। इसके लिए विडाल टेस्ट करते हैं, विडाल। ठीक है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। अच्छा, पुरुष एनोफिलीज वो पुष्प रस पीता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मस्त रहे। आरएच कारक का नाम बताइए, किससे लिया गया? बंदर से लिया गया। ठीक है। चलिए, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? बहुत बार आप लोग सुने होंगे, बहुत बार, कि जैतून का तेल जो है हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। हृदय जैतून का तेल खाइए, ऑलिव ऑयल खाइए। ठीक है। फिर अगला कहता है कि रुधिर लसिका, जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं, किसमें देखी जाती है? तो हृदय लसिका, इसको स्टार मार्क लगाइएगा, अच्छा प्रश्न है। हृदय लसिका जो है वो एनालिडा में, यानी कि वलय कृषक, इसको हिंदी में लिख दिया है। एनालिडा यानी केचुआ वाली प्रजातियां जो होती हैं उसमें रुधिर लसिका, हीमोलिम्फ देखी जाती है। तो एनालिडा यानी कि लघु कृषक में रुधिर लसिका देखी जाती है। एनालिडा संघ के जंतुओं के शरीर में रिंग लाइक सेगमेंट्स पाए जाते हैं। आप कभी देखोगे अगर उसको, केचुआ को, तो ऐसे 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 जो है रिंग लाइक सेगमेंट्स होते हैं। इसमें वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये जंतु द्विलिंगी होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, जैसे जोंक और केंचुआ। ठीक है। बी लसिकाणु के होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो बी लसिकाणु के होने वाली प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी कि बाद में मिली हुई कहते हैं। ठीक है ना। बाद में मिली हुई प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। कछुए की केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो ये हमेशा पार्श्वमुखी होता है, मतलब नीचे की ओर। ठीक है। नीचे की ओर, मान लीजिए कि ये इसका बॉडी है, तो नीचे की ओर होता है, ऐसे याद कर लो, पार्श्वमुखी होता है रुधिर वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह केचुए में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, मतलब रिसीवर? तो ए बी जो है वो लेता है, और ओ जो है वो देता है। ठीक है। चलिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी स्थिति है जबकि डब्ल्यूबीसी की मात्रा आशातीत रूप से बढ़ जाती है। ठीक है। ल्यूकोडर्मा क्या होता है? ल्यूकोडर्मा को सफेद दाग के नाम से जानते हैं, सफेद दाग। मतलब आपका चेहरा है तो कहीं यहाँ सफेद हो जाएगा, ये मान लीजिए आँख है, कहीं यहाँ सफेद हो जाएगा, हाथ में कहीं यहाँ सफेद हो जाएगा, गले में कहीं यहाँ सफेद हो जाएगा। इसको बेसिकली एक बुरी बीमारी गाँवों में मानते हैं, ल्यूकोडर्मा। क्योरेबल है लेकिन पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है। ठीक ना। एनीमिया, रक्त की कमी को एनीमिया करते हैं। ये वाला हीमोफीलिया जो एक प्रकार का रोग है, मैंने आपको बताया, एक्स लिंक डिजीज है।
और पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक रोग है चलता है, ठीक है। अगला कह रहा है शुष्क शिपाक का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो शुष्क शिपाक तो इसे कभी जिंदगी भर नहीं लगा पाओगे यार, इसको समझ लो जीरोथैल्मिया, ठीक है। जीरो PTHALMIA, जीरोथैल्मिया जो है, ये जो डिजीज है, ये समझ लो कि आंखें पथरा जाना, आंसू आंसू या लिक्विड जो होता है वो ना रहना, तो आंखों में लिक्विड होता है ना, जैसे पूरा एक्टिविटी कर रहा है, इधर उधर देखने में मदद कर रहा है। ये शुष्का शिपाक मतलब शुष्क हो गया। अक्षि, देखिए इसमें शुष्का शिपाक लिखा है, मतलब शुष्क अक्षिपाक ऐसा करके लिखा हुआ है, तो अक्ष आंख जो है वो शुष्क हो गई, ये होता है विटामिन ए के कारण, ठीक है। चलिए, अगला है ग्लूकामीटर के बारे में। तो ग्लूकामीटर सबको पता है कि चिकित्सीय उपकरण है, ठीक है ना। इससे क्या नापते हैं? तो ब्लड शुगर नाप लेते हैं, ठीक। मैनोमीटर से क्या करते हैं? गैस का दाब। डायनेमोमीटर से क्या करते हैं? जो उत्पन्न की गई शक्ति है उसको। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई, ये याद कर लो। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं, ठीक है ना। रेन गेज से वर्षा नापते हैं, ठीक। ग्रेवोमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाते हैं, ग्रेवोमीटर यानी ग्रेविटी डिफरेंस ये मापता है एक तरह से, ठीक है ना। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता। फोनोमीटर से ध्वनि की संपन्नता माप लेंगे, ठीक है। ग्लूकामीटर से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि धमनियां। धमनियां जो है रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, तो ये ऑक्सीजन से, ठीक है। धमनियां मतलब आर्टरीज, यानी कि शुद्ध ब्लड ब्लड को ले जा रही हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन से भरी होंगी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ए बी रक्त वाला व्यक्ति एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? तो ये किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, दे नहीं सकता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अगला प्रश्न है सामान्य मानव में खून के बहने का समय और रुकने का समय। तो एक अमूमन समय है, कोई भी समय आप इसमें याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर समय जो होता है, नहीं सर, वो 2 से 7 मिनट बहने का मान लीजिए और 3 से 10 मिनट रुकने का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। काफी ज्यादा फेमस नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने ही किया था, ठीक है। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन है जिसे मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज लिवन हाक हो गया। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर हो गया, ठीक है। लिंग हार्मोन खोज स्टेनॉच हो गया, ठीक है। सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। अशुद्ध रक्त का संचार कौन करता है? तो जो हम लोग की पल्मोनरी आर्टरी ये करती है, सी, ठीक है। केवल एक ही अपोजिट होता है, वो यही है। मानव स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डियों से बना है? तो लगभग मुझे लगता है 22 दूनी 44, 22 जोड़ी, 44 हड्डियां होंगी, ठीक है। नहीं, 33 हड्डियों से बना है, तो ये गलती हो गई मेरी। 33 हड्डियों से बना है मानव स्पाइनल कॉलम जो होता है। स्पाइन यानी कि मेरुरज्जु जो होती है पीछे की हड्डियां, वो टोटल 33, ठीक है। तो गले में 7 होती है, वक्ष में 12 होती है, 5 कटी तृतीय है, ठीक। और अगला है कि कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख सीधे कौन नहीं करता है? तो इसमें रीसस फैक्टर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता। तो इसी प्रकार प्रश्न है, बाकी प्रश्न आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। 3 4 आसान प्रश्न बचे हुए हैं, जैसे मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? श्वेत रक्त कणिकाएं सबसे बड़ी होती हैं, बता ही दे रहा हूँ सबको, ठीक है। कहता है कि कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप बताता है? तो इकोकार्डियोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में इको कहते हैं, केवल इको कहते हैं, 1500 2000 के टेस्ट है। ये हृदय गति को ज्यादा अच्छे से बताता है। रक्त में सफेद कण क्या होते हैं? तो संक्रमण से बचाते हैं, WBC आपको मैंने बताया भी है, ठीक है। कैंसर के रूप में निम्नलिखित में किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो कार्सिनोमा को कैंसर के रूप में नहीं वर्गीकृत किया गया। बाकी माइलोमा, लिम्फोमा और लीकीमिया एक टाइप का कैंसर है। कार्सिनोमा कोई कैंसर नहीं है। तो जानना है कि ये तीनों टाइप ऑफ कैंसर होते हैं। एक होता है आपका माइलोमा होता है, ठीक है, एक लिम्फोमा होता है, और एक आपका ल्यूकीमिया होता है। अगला है कि मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो कि रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं।
हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में सबको पता है कि आयरन मौजूद होती है, कॉपर ऊपर नहीं मौजूद होती है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है, क्यों होता है? तो ये सफेद रक्त कणिकाओं का कैंसर है, मैंने आपको बताया अभी। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? कि रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़े के दिल की फंक्शनिंग जानने के लिए पल्स दर की माप की जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन हॉब्स ने किया था, याद करिएगा। जॉन हॉब्स ने पेसमेकर का आविष्कार किया था। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है। ठीक, अगला है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा जो है वो CO2 नाइट्रोजन युक्त कचरे का जो है वहन करता है। रक्त में पाया जाने वाला क्या शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये आरबीसीज होती हैं जो कि रक्त को परिवहन करने में आसान बनाती हैं। रक्त का वो भाग जिसमें 92% जल रहता है क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। 92% जल और 8% प्रोटीन, खनिज लवण इत्यादि रहता है। मछलियों के हृदय में दो कोष्ठक कक्ष होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी जो होते हैं वो हर मौसम में उड़ते हैं, यानी कि गर्म वाले हैं। बाकी सरीसृप में कोई भी छुप जाता है, मीन मछली भी छुप जाती है और उभयचर भी ठंडी में छुप जाते हैं। तो पक्षी जो हर मौसम में दिख रहा है, यानी कि गर्म रक्त वाले हैं। चार कुष्ठी हृदय वाले प्राणी कौन है? स्तनधारी, हम लोग जो है वो चार कुष्ठी वाले हैं। तो इस प्रकार ये खत्म हो रहा है, कंप्लीट कर दिया गया आपका 101 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर लगभग 1 घंटे में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट क्या करोगे? कमेंट करना क्या पड़ेगा कि आपको पीडीएफ दे दीजिए, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। द PYQ करके चैनल है, उसी को ज्वाइन करो। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए, मैं भी चल रहा हूँ, नींद आ रही है, अब सो जाऊंगा।